आज हम इस वीडियो में जैसा कि मैं पहले आपको पहले वाली वीडियो में बता रहा था कि राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, उसके बारे में दुनिया के विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं। तो इसके मोटी मोटी बात आप लोगों के ध्यान में निश्चित रूप से आई होगी। मेरा ये मानना है कि जैसे ही हम इस राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में बात करते हैं तो वर्तमान में जैसे जो मत प्रचलित हैं राजनीतिक भूगोल के स्टेटमेंट को लेकर, एक बात और आप लोगों को ध्यान में करने की, इस विषय की जो शुरुआत या उद्भव जिसको या जिन शुरुआती दौर में जिन विद्वानों का महत्वपूर्ण जैसे योगदान रहा इस विषय की वृद्धि समृद्धि में, तो वो सारे के सारे जर्मन विद्वान थे। इसलिए कभी कभी ये भ्रम सा होता है कि ये जो राजनीतिक भूगोल का विचार है ये वहीं से शुरू हुआ और वो वहीं की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस विषय पर दुनिया भर में सब विषय मतलब जगहों पर विचार था, लेकिन तात्कालिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि विश्व में वो प्रभावशाली रूप में उभर कर सामने आई, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है। और उनके साथ कई ऐसे प्रसंग जुड़े हुए थे जिनके कारण से हमको लगता है कि वही एक जो कह सकते हैं जिसको कि विषय दुनिया भर में राजनीतिक भूगोल को लेकर जर्मन विषय ही गया, ऐसा नहीं है। दुनिया में मुख्य रूप से अभी जो तीन जिसको धाराएं कह सकते हैं हम, तीन मार्ग कह सकते हैं, वो राजनीतिक भूगोल को लेकर के विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए वो प्रचलित है। उनमें मैं अभी पिछले वीडियो में आपको बता रहा था कि तीन विचार प्रमुख से हैं, जिनमें राज्य की राजनीतिक भूदृश्यावली संबंधी विचारधारा, जिसमें भौगोलिक तत्व के महत्व को स्वीकारा गया है और ये कहा गया है कि भौगोलिक तत्व को ही राजनीतिक दृष्टि से हमको पढ़ना चाहिए, कि क्योंकि किसी भी देश के विकास और किसी भी देश की प्रगति में भूगोल का कितना योगदान है वो हमारे अध्ययन का विषय राजनीतिक दृष्टि से होना चाहिए। एक ऐसा विषय जैसे हमारे सामने आया। दूसरा जो विषय था वो राजनीतिक भूगोल की राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं उनके अनुरूप हमको इस विषय को पढ़ना चाहिए, उसमें दूसरी ये बात कही। तीसरी बात जिसके बारे में हम पहले भी जैविक विचारधारा, जो जर्मन विचारधारा प्रमुख हैं, जिनके विचारक प्रमुख हैं, उन लोगों की बात को यहाँ पर कहा गया है। और दुनिया में कई अपने राष्ट्र भी जिनका अपना विचार है राजनीतिक को लेकर, वो भी है। प्रमुख रूप से जिसको कह सकते हैं कि हम विषय की दृष्टि से ये तीन बातें हमारे यहाँ अध्ययन का विषय, जिसको हम विस्तार से आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। इस सबसे पहले बात जिस बात को मैं आपके सामने रखूंगा वो है राज्य की राजनीतिक भूदृश्यावली संबंधी विषयधारा या टोपोग्राफी या भूगोल किस तरह का है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये, जिसमें इसके बारे में कहा जाता है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो हैं वो इस दृष्टिकोण की बात को कहते हैं कि अगर किसी राज्य को आपको समझना है तो आपको उसके भूदृश्यावली को समझना पड़ेगा, और उस राजनीतिक भूदृश्यावली के राज्य का जो अध्ययन है उसको उस भूदृश्यावली को बेस्ड करना पड़ेगा। उसको आधार मानकर जब आप पढ़ते हैं तो वो राजनीतिक भूदृश्यावली संबंधी विचारधारा है। और मुख्य रूप से इसमें फ्रांसीसी जो विद्वान हैं आपके वो महत्वपूर्ण है। और अब कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये एक अलग विषय हमारा बनता है, जिसमें राज्य संबंधी विभिन्न दृश्यमान तत्व जो आपको नज़र आते हैं, भौगोलिक फीचर्स जो आपको नज़र आते हैं, उनको देखना, उनको विश्लेषण करना इस दृष्टि से कि इस राष्ट्र के इन भौगोलिक तत्वों के होने में क्या योगदान है, और इस राष्ट्र की प्रगति या इस राष्ट्र के की अभी तक की जो यात्रा है उसमें इनका कितना योगदान रहा है, और उन सब के विस्तृत मानचित्र बनाकर सारी दुनिया के सामने उस बात को रखना कि ये वो तत्व हैं जो इस राष्ट्र को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि राजनीतिक दृष्टि से
भौगोलिक जो तत्व हैं आपके किसी राष्ट्र के, वो कैसे योगदान दे सकते हैं, उन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक दृष्टि से हमारे सामने नया दृष्टिकोण हमारे सामने। पर एक बात जो आपको विशेष रूप से मुझे इंडिकेट करनी है, वो ये बात है कि भौगोलिक तत्वों के महत्व को ही सर्वाधिक रूप से इन्होंने भूगोलवेत्ताओं ने, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने स्वीकार किया है। और उनका ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण संस्कृति, उसकी जो रूढ़ियाँ, परंपराएं और उस सारी चीज़ें हैं, व्यवहार है लोगों का, वो उस राष्ट्र की जो भूगोल है, उस भूगोल को ध्यान में रख के ही सब चीज़ें निर्धारित होती है। उस राष्ट्र का समूचा जो संस्कृति है वो उन्हीं चीज़ों से लंबित होती है, वो वहीं से निर्धारित होती है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो उस राष्ट्र की के प्रारूप में और दूसरे राष्ट्रों से उसको अलग करता है। अब आप ये देखिएगा कि प्रकृति अपने आप में इतनी विविधतापूर्ण और इतनी माइक्रो लेवल पर भी उसमें आपको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा कि एक राष्ट्र में जो चीज़ है वो दूसरे राष्ट्र में भी पाई जा सकती है, लेकिन उसके जैसे ही काल परिस्थिति बदलती है, उसके संदर्भ बदल जाते हैं, उसके देखने का नज़रिया बदल जाता है, दूसरी सारी चीज़ें आपकी बदल जाती हैं। तो वो आपको उसको विभिन्न स्तरों पर पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा, वैश्विक संदर्भ में भी पढ़ना पड़ेगा और क्षेत्रीय संदर्भ में। क्योंकि क्षेत्रीय संदर्भ में इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि कई सारी भौगोलिक समानताएं कई सारे राष्ट्रों में हो सकती है, लेकिन वो जैसे ही आप उस क्षेत्र विशेष के बारे में उनका विश्लेषण करेंगे तो वो परिस्थितियाँ आपको एक नई परिस्थितियों के साथ खड़ी मिलेंगी। और उनका अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं तो उस राष्ट्र के अध्ययन में आपको कहीं न राजनीतिक अध्ययन में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमी रह गई है और आप पूरी तरह से उसको विश्लेषित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको भी इन्होंने जैसे अपन कई बार कई उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि जापान का जब हम उदाहरण देते हैं तो एक ऐसा राष्ट्र जो भौगोलिक और आकार की दृष्टि से भी इतना छोटा है कि हम वो विश्व में ताकत बन जाएगा, इस बारे में अगर आप विचार भी करते तो ये विचार बड़ा हास्यास्पद लगता है। लेकिन उनकी जो ताकत है वो राष्ट्रवाद है, वहाँ के लोगों का चरित्र है, उसको किस तरह से वहाँ के लोगों ने खड़ा किया, उसको ताकत बनाए। कोई भी चीज़ किसी राष्ट्र के लिए ताकत बनकर जब खड़ी होती है तो उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। ये बिल्कुल ठीक से हम लोग मान चुके हैं जापान को देखकर कि छोटा सा राष्ट्र, और अब ये कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भी ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है कि जहाँ पर एक फुटबॉल का मैदान भी सीधा सा नहीं बन सकता। तो उस राष्ट्र ने दुनिया की आर्थिक शक्ति कैसे बना, जिसके पास किसी विविध आर्थिक संसाधनों का भी अभाव, लेकिन अपने उस छोटे राष्ट्र की छोटी जैसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में और उसमें अनुसंधान में इतना अपने आप को लगाया कि वो दुनिया के सभी समृद्धिशाली राष्ट्र उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया। और उन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक्स के यंत्रों को इतना दुनिया को परावलंबी बना दिया है कि अब उसके बिना वो आगे नहीं चल सकते। तो चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपके घड़ियाँ हो, या ऐसे जितने भी वस्तुएं हैं जो आपके श्रम को बचाती हैं, उन सब के क्षेत्र में देखिए आपको छोटी छोटी फैक्ट्रियों में भी ये बहुत बड़ा व्यापार, मतलब आप देखिए कि जैसे कंप्यूटर के लिए बहुत बड़े फैक्ट्री है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि बड़ी फैक्ट्री आप स्थापित नहीं कर सकते। तो छोटी फैक्ट्री में भी आप कैसे दुनिया में छा सकते हैं, नंबर एक हो सकते हैं, तो वो वहाँ पर वो नंबर एक हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके कारण से आप उस सारी चीज़ को समझ पाएंगे। अब ऐसे कई देश हैं, जैसे अरब कंट्रीज़ की अपन बात करते हैं तो अरब कंट्रीज़ में आप लोगों ने देखा कि कल तक जहाँ जीवन के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ता था क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी कि एक बूंद पानी के लिए हज़ारों किलोमीटर आपको चल कर जाना पड़ता था। लेकिन प्रकृति ने जब बहुत कुछ छीना तो एक ऐसी चीज़ दे दी कि आज दुनिया उसके बिना चल नहीं पा रही। तो पेट्रोल एक ऐसा तत्व दिया जिसके कारण से सारी दुनिया उस पर निर्भर होगी।
तो ये जो परिस्थिति है, ये जो भूदृश्यावली है, ये जो संसाधन प्रकृति ने उस राष्ट्र को दिया, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उसकी अहमियत को बदल दिया, उसके महत्व को बदल दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये उस देश के कल्चर को बनाती है, ये उस देश के भविष्य को बनाती है, ये उस देश के राष्ट्र के दुनिया में महत्व को समझाती है। तो भूदृश्यावली की दृष्टि से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है कि भूगोलिक उन सभी तत्वों को क्षेत्रीय संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में और सब दृष्टि से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर पूर्ण चर्चा कर पाएंगे। तो इसमें भी जो जर्मन विद्वान हैं, इन्होंने 4 प्रमुख अध्ययन बिंदु माने हैं कि इन अध्ययन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में या छाया में आपको वो सारा अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो अपने को निर्धारित करने पड़ेंगे। प्रथम जैसे 4 बिंदु जो इन्होंने इंडिकेट किए, उनमें ये सबसे पहला बिंदु है जैसे जो भूगोल के प्राथमिक लक्षण हैं, जैसे उस राज्य की क्षेत्र की स्थिति है, आकार है, आकृति है, उसकी क्रोड़ क्षेत्र है, नाभिक क्षेत्र है। जैसे सबसे पहले इन विषयों को जो प्राथमिक भौगोलिक विषय कहला सकते हैं। अब आप जैसे ये कुछ विषय हैं जिनके बारे में जैसे अपन बात करते हैं तो अपने को स्वतः ध्यान में आ जाता है कि कैसे किसी राष्ट्र का महत्व निर्धारित होता है। जैसे सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रीय लक्षण जो है उसमें जैसे स्थिति की बात करते हैं, तो स्थिति दुनिया के मानचित्र पर उस राज्य की कहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आप एक उदाहरण से इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जैसे आपका स्वेज पनामा जो नहर है या स्वेज नहर है, तो अगर आप उस नहर से होकर जो उत्तरी आपका अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, तो वहाँ से अगर कोई भी जहाज होकर गुजरता है तो शायद वो पूरा जो आपका जिसको कहेंगे कि दक्षिणी अमेरिका, उसके 4000 किलोमीटर के चक्कर आपका बच जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो उसकी कोस्ट में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। अब उस जो नहर से अगर आपका जहाज होकर गुजर जाता तो हजारों करोड़ों रुपए की आपकी बचत हो। अपने आप ही आपकी स्थिति ऐसी है। जैसे सिंगापुर की स्थिति की बात करते हैं, व्यापार की दृष्टि से लेंगे तो दुनिया के सारे राष्ट्रों को वहाँ से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए। और वो फ्री ट्रेड सेंटर है, कोई देश वहाँ जाकर अपना व्यापार स्थापित कर सकता है। तो आपको लगेगा कि उनकी जो स्थिति इतनी महत्वपूर्ण, भौगोलिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल शहर के चौराहे, गांव के चौराहे की तरह के हर रास्ता वहाँ से होकर गुजरता है। जिसे रोम के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का हर रास्ता रोम से होकर गुजरता है। तो स्वतः ही उसका विकास हो जाना है। किसी चौराहे पे किसी के दुकान के विकास की आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ आता है तो निश्चित रूप से वो दुकान स्वतः ही चल जाने वाली चौराहे पर जो स्थित है। वैसे ही जो राष्ट्र दुनिया के ऐसे मार्गों पर स्थित है जहाँ पर सबको गुजरना है, तो अपने आप ही उसकी स्थिति उस तरह की हो जाती है। या भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में यूँ भी कैसे सकते हैं, अक्षांशीय और उनकी स्थिति कैसी है कि वो ध्रुव पर स्थित है, तो आप स्वतः ही ये कल्पना कर सकते हैं कि उसकी जो स्थिति हो जाने वाली वो कैसी स्थिति होती है। तो दुनिया भर में आप जब भी इन सब विषयों पर, स्थिति के विषयों में बात करेंगे तो आपको समझ में आता है कि भूगोल भी आपको बहुत कुछ ऐसा दे देता है कि दुनिया में आप बहुत जैसे जिसको कह सकते हैं कि उपलब्धि युक्त हो जाते हैं। जैसे अमेरिका आज नंबर 1 है, तो उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो समुद्र के से निकटता हो, खुला समुद्र हो, विशाल आकार, और ये एक जो स्थिति है दुनिया में, उसकी केंद्रीय स्थिति के कारण से हर व्यापार हर वो अमेरिका पर स्वतः ही निर्भर हो जाता है। तो भूगोल ने एक ऐसा तत्व स्थिति के रूप में आपको दिया है जिसके कारण से आप दुनिया में अपना महत्व स्थापित कर पाते हैं। तो एक ऐसा भौगोलिक तत्व है जो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ें निर्धारित करता है। तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं से जुड़े अगले जो आपके विषय हैं वो अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे उनके विषय में। धन्यवाद।